बच्चों आज हम देखेंगे ग्रामर। ग्रामर में हम पहला पॉइंट हमने चूज किया है टेंस के बारे में। तो ये टेंस का ये आपका पहला वीडियो होगा, यानी ये ग्रामर का आपका पहला क्लास होगा जो टेंस के लिए होगा। और आप इस क्लास को बेहतरीन तरीके से समझें और एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को आप ध्यान दें। हर नियम आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ट्रांसलेशन का बहुत ज़्यादा यूज है। यदि आपको क्वेश्चन आंसर करना है तो उसमें भी, या इस तरीके से कुछ और भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अगर लिखना है तो उसके लिए भी, चाहे वो एस्से हो, लेटर हो, किसी प्रकार का राइटिंग स्किल वाला क्वेश्चन हो या आंसर राइटिंग हो, तो इस तरीके से या ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में किसी पैसेज को, हिंदी वाले पैसेज को, तो इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यहाँ तक कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग में भी स्थान रखता है, यानी बहुत इसके समझ लीजिए बहुमुखी इसके विशेषताएं हैं। तो चलिए बिना समय ज़्यादा बर्बाद किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो टेंस का मतलब सबसे पहला चीज़ है कि टेंस का मतलब होता है आपका, या जानते हैं कि काल होता है या समय होता है, यानी जो समय का निर्धारण होता है उसी को काल या टेंस कहते हैं। जब हम समय को निर्धारित कर लेते हैं कि समय, ये किस समय की बात की जा रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। यानी समय के निर्धारण को आप काल कहते हैं। तो टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये आप छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं, जब आप कक्षा 5 में वगैरह थे तभी से आप देखते आ रहे हैं, चाहे वो हिंदी ग्रामर का हो या इंग्लिश ग्रामर का हो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला आपका टेंस होता है कि प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस दूसरा होता है, इसमें होता है कि भूतकाल, और तीसरा होता है वो होता है आपका फ्यूचर टेंस, जिसका नाम होता है भविष्यत काल या भविष्यकाल। इसमें अगर प्रेजेंट टेंस की बात किया जाए वर्तमान काल के बारे में, तो वर्तमान काल का अगर कोई हिंदी वाला वाक्य अगर लिखा हुआ है तो उसमें मुख्य क्रिया का मतलब आपको बात बताएं तो मुख्य क्रिया इसमें होता ही नहीं है। यानी किसी मुख्य क्रिया का मतलब क्या कह सकते हैं आप, सिंपल में अगर इसे कहा जाए तो काम कह सकते हैं या कोई कार्य कह सकते हैं। यानी उसमें किसी प्रकार का कोई काम यानी कोई कार्य नहीं होता है। यदि किसी सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस में आपके अगर कोई काम नहीं हो रहा है और उसके उस वाक्य के अंत में हैं, हो, हूँ जैसा शब्द लगा है, या होता है, होती है, होते हैं जैसा शब्द लगा है, लेकिन उसमें शर्त क्या बताया गया कि कोई मुख्य क्रिया यानी कोई काम होना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से वो आपका कौन सा टेंस होगा, हिंदी वाला वर्तमान काल। और जब उसका आप ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश बनाएंगे, तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर यूज करेंगे। इज आप जानते हैं एक वचन कर्ता के साथ, और एम होता है वो हमेशा आई के साथ, और आर जो होता है वह बहुवचनकर्ता के साथ। अब चलते हैं अपने पास्ट टेंस पे। तो पास्ट टेंस का जो हिंदी होता है वह भूतकाल होता है। तो भूतकाल में इसमें भी मुख्य क्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें भी आपका क्या होगा कि मुख्य क्रिया यानी कोई कार्य होता नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। अगर उस वाक्य में, किसी वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में अगर कोई काम नहीं हो रहा है, था, थे, थी जैसे शब्द आखिरी में आ रहे हैं, या होता है, होती है, होते हैं जैसा शब्द, या सॉरी होता था, होती थी, होते थे जैसे शब्द आ रहे हैं, तो इस तरीके से वो आपका टेंस क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। और आप इस हिंदी वाले वाक्य को अगर आप बदलेंगे, उसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो उसमें वाज वर लगा के किया जाता है ट्रांसलेशन इसका, यानी इंग्लिश में बदला जाता है। अगली बात अगर फ्यूचर टेंस की किया जाए, तो इसमें फ्यूचर टेंस जो आपका होता है, जिसका हिंदी होता है कि भविष्यत काल, तो इसमें भी आपका मुख्य क्रिया ये लिखा हुआ है, तो यानी मुख्य क्रिया इसमें भी होता नहीं है। ये सीधा सीधा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, इनके चारों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे इस प्रकार का अगर वाक्य है जिसमें आपका कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन अंत में क्या हो, न है, हो, हूँ हो, न होता है, होती है, होते हैं हो, न था, थे, थी हो, न होता था, होती थी, होते थे हो, न, तो इस तरीके से इनमें से कुछ ना हो, बल्कि अंत में क्या हो, होगा, होगी, होंगे जैसे शब्द हों, लेकिन उसमें भी कोई कार्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि ये आपका जो हिंदी वाक्य होगा वो आपका फ्यूचर टेंस का होगा। और जब आप इसको, तो अब जो आपका टेंस है वो अगर इस प्रकार का आपका हिंदी वाला कोई वाक्य है जिसमें आप देख रहे हैं कि न प्रेजेंट टेंस में आपका कोई काम होना चाहिए, न पास्ट टेंस में, न फ्यूचर टेंस में, तीनों में किसी प्रकार का कोई कार्य होना नहीं चाहिए, और अंत में ये लक्षण दिखाई दे, तो इसका मतलब कि आप इसका ट्रांसलेशन इज, एम, आर लगा के, और इस टाइप का हिंदी वाला वाक्य हो तो वाज वर लगा के, और इस टाइप का अगर हिंदी हो रहा है इसका तो विल बी और शैल भी लगा के बनाएंगे। एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर का यूज किया जाता है, और आप विल बी, शैल बी का यूज करेंगे तो आई वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, और बाकी सबके साथ विल का। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि आज के मॉडर्न इंग्लिश की बात किया जाए तो सबके साथ आपको क्या यूज करना है, विल बी का यूज करना है। अब चलते हैं, ये तो बात रही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, पर्सनली जो टेंस के प्रकार होते हैं, लेकिन अब
प्रेजेंट टेंस के भी 4 होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो इसमें चलते हैं, सबसे पहले हम सबके इंडेफिनिट को देख लेते हैं। तो इसमें जो सब पहला इंडेफिनिट हम लेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेंगे। अब देखिए इस प्रेजेंट, इनके चारों जो हैं, इनके खुद में तो मुख्य क्रिया या कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन इनके जो चारों होते हैं उसमें काम का होना आवश्यक है, यानी जरूरी है। इसमें काम जरूर रहेगा, यानी मुख्य क्रिया या काम आपका जो होगा वो पाया जाएगा। और कोई जो काम हो रहा है उसके साथ आपका ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द अगर लगे हुए हैं तो वो आपका किस टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और अगर इस प्रकार का हिंदी वाक्य है और वो सेंटेंस आपका कौन सा है? अफर्मेटिव यानी साधारण है या सकारात्मक है, तो आप उसका जब इंग्लिश में चेंज करेंगे इस प्रकार के हिंदी वाक्य को, तो उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नो हेल्पिंग वर्ब, यानी किसी प्रकार की सहायक क्रिया का यूज अफर्मेटिव में नहीं किया जाता है। और इसके बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाया जाता है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि यस या ईएस सबके साथ नहीं लगाया जाता है, केवल जब आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी यस या ईएस दोनों में से कुछ लगाएंगे। अन्यथा अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो यस या यस में आप भूल जाएंगे कि यस या यस लगाना भी है, यानी आपको लगाया नहीं जाता है। ये केवल कब लगाया जाएगा? जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे आपका यस या यस की बात आए तो सब्जेक्ट को देख लेना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है कि नहीं। अगर सिंगुलर है तो लगेगा और नहीं है तो नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि यस या यस, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो ही तो आपका यस या यस में से लगेगा क्या? तो देखिए ये वर्ब में यस या यस आपको लगाना है। तो वर्ब का अगर आपका अंतिम लेटर, जो ये वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म, इसका अंतिम लेटर में अगर आपका अंतिम अक्षर जो है अगर ओ से ख़त्म हो रहा है वर्ब का, यानी काम का इंग्लिश, तो ओ से या यक्स से, यस यस, सी एस, टी एच, यस, डबल यस इत्यादि से अगर ख़त्म हो रहा है तो उसमें कन्फर्म है कि आपका ई एस लगेगा। और अगर किसी दूसरे से एंड हो रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी काम का इंग्लिश, तो वो उसमें आपका केवल एस लगेगा। लेकिन मैंने क्या बताया, यस या ईएस लगेगा कब? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तब। तो इस तरीके से आपके अफर्मेटिव का होता है कि इसका मतलब कि सब्जेक्ट लिखना है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यस या ईएस आपको देख लेना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं, तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। अब चलते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। नेगेटिव की बात अगर किया जाए तो नेगेटिव में आपके दो होंगे, नहीं और कभी नहीं। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है हिंदी वाला और उसमें नहीं लगा हुआ है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो आपको डज नॉट लगाना है, और सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो आपको डू नॉट लगाना है। और इसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, लेकिन इसमें आपको किसी भी प्रकार का एस या ईएस का यूज नहीं करना है। जब डू नॉट, डज नॉट यानी डू डज जब लग जाता है तो एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता है, यानी नहीं वाले का ऐसा होगा। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा, इसके बाद फिर आप जो होगा अदर वर्ड वो इसके बाद यूज करेंगे। ये सीक्वेंस आपका होगा। अब कभी नहीं वाली जो बात आती है, तो अगर आपके हिंदी वाले वाक्य में टेंस तो आपका यही है, इंड आपका इसी से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन उसमें कभी नहीं अगर आ गया, नहीं अगर मान लीजिए नहीं आया, कभी नहीं आ गया, तो बस सीधे आपको क्या करना है कि डू नॉट, डज नॉट जहाँ आप लगाए थे वहीं पे आपको किसका यूज कर देना है? नेवर का। और सब्जेक्ट शुरू में रहेगा ही, नेवर यूज कर देंगे, डू नॉट, डज नॉट नहीं लगाएंगे। और इसके बाद फिर जब डू नॉट, डज नॉट लग रहा था तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से अब यहाँ पे फिर देखिए कि अब नेवर लगने लगा, डू नॉट, डज नॉट जब नहीं है तो फिर यस यस लगने लगेगा। तो लेकिन यस यस की शर्त आपको क्या बताई गई थी कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तभी इसके बारे में आप सोचेंगे, अन्यथा नहीं सोचेंगे। और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब आगे जब देखा जाए इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात किया जाए तो इंट्रोगेटिव में आपका जो होता है वो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखेंगे। कब? जब आपका क्या से कोई वाक्य शुरू हो तब। अगर क्या से शुरू है इंट्रोगेटिव तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डू डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट बहुवचन है तो शुरू में डू लगेगा। इसके बाद फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अदर वर्ड लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि आपका उसमें निगेटिव आ जा रहा है यानी नहीं शब्द लग जा रहा है तो आप सब्जेक्ट के बाद बस क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव निगेटिव की अगर बात किया जाए तो इसमें अगर मान लीजिए आपका क्या से शुरू मान लीजिए नहीं है, अगर आपका सेंटेंस जो हिंदी सेंटेंस है वह क्या से शुरू नहीं है तो इसका मतलब आपको सबसे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में होगा या कहीं होगा तो उसकी इंग्लिश लिख लेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे। फिर बाकी सारा काम वही करना है कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड जो कुछ भी होगा लिख लेंगे। अगर नहीं आ जा रहा है उसमें तो सब्जेक्ट के बाद जैसे नॉट लगा रहे थे वैसे ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इस तरीके से काम करते हैं।
तो चलिए सबसे पहले देखा जाए कि इसमें जो ट्रांसलेशन है आपका है एग्जाम्पल बेस पे भी देखा जाए तो इसमें मेरा भाई पत्र लिखता है, तो इसमें सबसे पहले आप काम देख रहे हैं कि लिखने का काम हो रहा है। इसमें काम के साथ क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है अगर आ रहा है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ है। और लेकिन ये सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें ना कोई क्वेश्चन मार्क है, नहीं आपका नहीं या कभी नहीं जैसा शब्द है। जब दोनों आपके नहीं है, न प्रश्नवाचक है न नकारात्मक है, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। तो सब अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो कौन ये लिखने का काम कर रहा है, मेरा भाई। तो मेरा भाई आपका सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। और अफर्मेटिव में तो मेरा भाई का माई ब्रदर हो गया। अब इसके बाद फिर आपको हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लगाते हैं, यानी सीधे इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट होती है। तो ये आप राइट लिख लेंगे। और इसमें देख रहे हैं आपकी यस या यस की बात आ रही थी कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तो यस या यस लगेगा। तो यस या यस की बात आ रही थी, तो इसमें यस या यस लगेगा कि नहीं, तो इसके लिए मैंने बताया था कि सब्जेक्ट आप देखिए, तो माई ब्रदर आपका सब्जेक्ट है, मेरा भाई। तो ये एक वचन का है, इसलिए इसमें यस या यस लगेगा। लेकिन इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है किससे खत्म हो रहा है, ई से। तो इसलिए जब ई से खत्म हो रहा है तो केवल आपका क्या लगेगा, एस लगेगा। अगर यही खत्म होता ओ एक्स यस एस सी एस टी एच वगैरह इत्यादि से खत्म होता तो ये आपका ई एस लग जाता। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें केवल ई एस लगा। वर्ब के बाद आपका जब काम खत्म हो जाता है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिखता है। तो क्या लिखता है, पत्र। तो इसलिए ए लेटर लिख देंगे। अब आपने देखा तो ये आपका हो गया ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। अब अगला जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं कि तुम्हारे भाई क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें भाई ये भी देखा जा रहा है कि इसमें आपका सब ये भी आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें खेलने का काम कौन कर रहे हैं, तुम्हारे भाई। तो योर ब्रदर्स, तो खेलते हैं लगा हुआ है, भाई का मतलब यहाँ पे ये बहुवचन है तो ब्रदर्स लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, योर ब्रदर्स। तो ये जब सब्जेक्ट आपका देख रहे हैं ये अफर्मेटिव है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले का खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले होता है। अब इसमें यस या यस लगेगा कि नहीं, तो ये आपका बहुवचन सब्जेक्ट है तो इसमें ना यस लगेगा ना ई यस, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट की बात रही तो क्या खेलते हैं, क्या और किसे का उत्तर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या खेलते हैं, हॉकी, सॉरी क्रिकेट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रिकेट शब्द लगा देंगे। और क्रिकेट या खेल के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया इसके अनुसार। अगर कोई और शब्द आता, अदर वर्ड वगैरह कोई और चीज़ भी आता, जैसे प्लेस हुआ, टाइम हुआ, तो वो इसके बाद आप लिखते चले जाते। लेकिन इनका सीक्वेंस एकदम जरूरी होना चाहिए कि काम कौन कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, इसके बाद कौन सा काम हो रहा है वो लिखेंगे, फिर किस पर काम हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है वो होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस एकदम सेम होना चाहिए, ये आगे पीछे नहीं हो सकता। उनके पिताजी यहाँ नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका अफर्मेटिव नहीं है क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ गया है। तो जब नहीं आ गया तो इसका मतलब आप क्या करेंगे भाई, देखिए अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो आने का काम कौन कर रहा है, उनके पिताजी। उनके का मतलब होता है देयर, देयर फादर, यानी ज़्यादा लोग मान के चल रहे हैं तो उनके का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को सम्मान देने की बात करेंगे तो यहाँ पे हीज या हर हो जाएगा। तो इस तरीके से देयर फादर हो गया, उनके पिताजी, तो देयर फादर। और इसके अनुसार अब क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं निगेटिव जब हो गया तो निगेटिव हो गया तो आप देख रहे हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आपका होगा ये इसमें लगता है, जब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या लगता है। अब देयर फादर एक वचन है तो क्या लग जाएगा, डज नॉट। अगर यहीं पे देयर फादर या फादर्स हो जाता, बहुवचन हो जाता तो डू नॉट लग जाता। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो इस तरीके से डज नॉट हो गया। अब इसके बाद क्या, जैसे उसमें कर रहे थे क्या काम कौन सा है, तो वो आप क्या करेंगे, काम उसमें आने का है तो कम हो जाएगा। अब इसमें डू नॉट डज नॉट जब लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो यस यस नहीं लगेगा, तो कम हो गया, चाहे वो सब्जेक्ट आपका एक वचन हो या बहुवचन हो, तो ये कम हो गया। अब कम के बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका प्लेस बचा हुआ है, हियर हो गया, ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। अगला जो अब देखा जाए तो इसमें आपका अब आगे आप देख रहे हैं कि इसमें उनकी उसकी बहन वहाँ कभी नहीं जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें भी काम हो रहा है, काम के साथ ता है, तियते हैं, सब में आप देख रहे थे। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसमें कौन सा ये है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, तो इसमें आप देख रहे हैं कभी नहीं है तो ये नेगेटिव है, कभी नहीं का मतलब नेवर वाला। तो आप इसमें देखे हैं कि अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, जाने का काम कौन कर रहा है, उसकी बहन, तो क्या हो जाएगा हिज सिस्टर भी लिख सकते हैं आप, या हर सिस्टर भी आप लिख सकते हैं। हिज सिस्टर लिखिए या हर सिस्टर लिखिए।
क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि किसकी बहन, लेडीज़ की कि जेंट्स की। तो इस तरीके से हिज या हर सिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब कभी नहीं आया है नहीं अब ये निगेटिव में, तो आपका डू नॉट डज नॉट नहीं लगता है प्रेजेंट इनफिनिट में, क्या हो जाता है, डू नॉट डज नॉट की जगह नेवर हो जाता है। तो आप जब नेवर लग गया, अब नेवर जब लग गया, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस के बारे में सोचेंगे। तो ये जाने की इंग्लिश क्या है, गो है। तो गो में आप देख रहे हैं कि गो में यस या यस लगेगा कि नहीं, ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट। हिज सिस्टर या हर सिस्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, एक वचन है। जब एक वचन है तो यस या यस लगेगा। अब यस या यस में से लगेगा क्या, ये आखिरी अक्षर बताएगा वर्ब का, तो ओ है तो इसलिए यस लगेगा, गोज हो गया। और फिर वहाँ का देयर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। अब आगे आप देख रहे हैं कि क्या हम दूध बेचते हैं, तो काम हो रहा है बेचने का, इसमें भी ताहती लगा हुआ है। तो ये आपका अब क्या से शुरू है, जब आपका तो क्या से शुरू है, तो मैंने बताया था कि जब क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देंगे। हम के अनुसार यानी वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आपका, बहुवचन है तो डू हो जाएगा, तो डू वी हो जाएगा। अब सब हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद फिर क्या होता है आपका, जब इसमें देख रहे हैं कि नहीं कहीं नहीं आया हुआ है तो इसका मतलब नॉट नहीं लगेगा, अगर नहीं आ जाता तो नॉट लग जाता। अब बेचने का काम तो सेल हो जाएगा। अब सेल में यस यस लगेगा कि नहीं, तो नहीं लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में आपका यस यस नहीं लगाएंगे। जब डू डज हेल्पिंग वर्ब आ गया तो यस यस नहीं लगेगा। अब क्या है कि सेल हो गया, सेल के बाद क्या बेचते हैं, तो दूध। अब वर्ब के बाद देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था तो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है, तो लेकिन सीक्वेंस आपका वही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सेल के बाद आपके क्या हो जाएगा, मिल्क। अब क्या देख रहे हैं, मिल्क। अब यहाँ पे ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब आगे आप देख रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें रहने का काम हो रहा है, ताहती रहते हैं, इसमें भी लगा हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या शब्द शुरू में नहीं आया, इंट्रोगेटिव है तो कहाँ है, तो इसलिए पहले इसकी इंग्लिश लिख लेंगे वेयर। अब उसके बाद सारा काम वही करेंगे जैसे ऊपर किए थे, हेल्पिंग वर्ब। तो तुम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू होगा, यू के अनुसार आपका डू होता है। इसके बाद फिर रहने का इंग्लिश लिव, सब्जेक्ट वर्ब, तो आपका लिव हो गया। अब डू डज लगा हुआ है तो यस नहीं लगेगा। अब इसमें देख रहे हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इसके आगे अब देखा जाए तो इसमें है कि हिंदी कौन पढ़ाता है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कौन शब्द लगा हुआ है, तो ये जो आपका क्वेश्चन वर्ड है ये हु हो जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड के बाद ये कौन ही आपका क्या है, सब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इसमें कौन से ही तो सब्जेक्ट पता किया जाता है, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये आपका हु से ही सब्जेक्ट पता चलता है, तो सब्जेक्ट आपका हो गया। तो हु का ट्रांसलेशन जो होता है वो आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव के हिसाब से बनता है। तो ये इसमें देख रहे हैं नहीं शब्द नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब अफर्मेटिव पे बनेगा, यानी सबसे पहले हु आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा भाई, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं लगेगा। पढ़ाने का इंग्लिश टीच हो जाएगा, टीच। अब टीच में यस यस लगेगा कि नहीं, तो हु हमें यहाँ पे एक वचन मानते हैं, तो इसलिए क्या होगा, ई एस लग गया। सी एच से ख़त्म है तो ई एस लग गया, एक वचन अगर हम हु को मानेंगे हमेशा। तो इस तरीके से टीच हो गया। और इसके बाद फिर क्या, हिंदी। आप देख रहे हैं कि हिंदी हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी हु टीच हिंदी। अब चलिए देखा जाए अगला टेंस हमारा है कि पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट का तो इंडिफिनिट हमने देख लिया, पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगा, जहाँ पे ता है ती है ते हैं आ रहा था, वहीं आपका क्या होगा, ता था ती थी ते थे आ जाएगा। जहाँ पे आपका ता था ती थी ते थे है, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आ ए ई भी आ सकता है, यानी चाहे ता था ती थी ते थे काम के साथ होना चाहिए, या तो फिर आ ए ई होना चाहिए अंत में, ये मात्रा लगी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगी, ये उसकी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में। तो इस तरीके से अफर्मेटिव अगर उसका रहेगा तो उसमें आपने देखा कि उसमें भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं लगता है, तो इसमें भी पास्ट इंडिफिनिट में भी आपका सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करना है, सीधे सब्जेक्ट लिखना है। उसमें आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज़ कर रहे थे, इसमें केवल सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर देना है। निगेटिव की बात किया जाए तो इसमें नहीं आएगा, तो जहाँ आपका इसमें अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी डिड नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर डिड है सेकेंड फॉर्म तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। अगर कभी नहीं आ गया तो जहाँ पे डिड नॉट के स्थान पे नेवर का यूज हो जाएगा, और जब डिड नहीं आया है तो इसका मतलब फिर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान देना है कि नहीं है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, और अगर कभी नहीं है तो नेवर और सेकेंड फॉर्म। जैसे उसमें आप देखे थे कि जब नहीं था तो डू नॉट डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस नहीं लग रहा था, और जब कभी नहीं आ रहा था तो नेवर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस यस लगने लग रहा था। तो इस तरीके से होता है आपका।
इंट्रोगेटिव की अगर बात किया जाए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो यहाँ पे आप देखिए इंट्रोगेटिव अगर क्या से शुरू है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे, फिर जैसे उसका किए थे सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अगर नहीं आ जा रहा उसी में तो सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा देंगे। अब आगे अगर देखा जाए कि अगर क्या से शुरू आपका नहीं है, तो जब नहीं है क्या से शुरू तो आपका जो कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड होगा तो उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे, बाकी सारा काम ऊपर वाले की तरह ही सब डिड लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो नॉट लगा देंगे, और नहीं तो फिर उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखें तो देखा जाए कि इसके अनुसार आपका क्या होगा। तो फिर चले आए हैं हम उसी एग्जाम्पल पे ही समझ लेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखता है अगर है, यहीं पे लिखता है की जगह अगर लिखता था हो गया तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पहचान ये हो जाएगी, बाकी सारा चीज़ वही है। तो अगर लिखता था हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जब पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा तो यहीं आपको क्या कर देना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज कर देना है, यानी आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। बात समझ में आया। और बाकी सारा चीज़ आपका वही रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देते हैं। बाकी सब चीज़ वही रहेगा, सब्जेक्ट शुरू में रहेगा, वर्ब है लास्ट में, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इसमें भी बात किया जाए तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि वही है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव भी है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब वैसे ही नहीं लगेगा, लेकिन प्ले का आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। बात समझ में आई। और बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। कब, जब है हूँ की जगह था थे थी, यानी काम के साथ ता है ती है ते हैं न आके ता था ती थी ते थे आ जाए तब की बात है। आगे देखा जाए कि उनके पिताजी यहाँ नहीं आते हैं, अगर तो अगर नहीं आते थे हो जाता तो ये पास्ट हो जाता, तो यहीं आपका डू डज के जगह क्या हो जाता, डिड हो जाता, बाकी सब चीज़ वही रहता। आगे बात किया जाए तो अगर उसकी बहन वहाँ कभी नहीं जाती है तो जाती थी अगर हो जाता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, तो आपका नेवर तो लगेगा ही। जब नेवर है तो इसके साथ वर्ब का आपका क्या हो जाता, सेकेंड फॉर्म, यानी गो का आपका क्या लिख देते, वेंट लिख देते यहाँ पे, और बाकी सारा चीज़ वही रहता। अब आगे बात किया जाए तो डिड, ये वाला जो सेंटेंस है, क्या हम दूध बेचते हैं, तो क्या हम दूध बेचते थे हो जाता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। तो कुछ नहीं करते, बस डू के जगह क्या लगा देते, डू के जगह हम डिड लगा देते। अब सुनिए, इसके बाद फिर अगर बात किया जाए तुम कहाँ रहते हो है, अगर तुम कहाँ रहते थे हो जाता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, और यहाँ पे डू के जगह या डज के जगह आप सीधे क्या कर देंगे, डिड लगा देंगे, और कुछ नहीं किया जाता है, बाकी सारा चीज़ वही रहता है। अब फिर बात किया जाए आगे के बारे में, तो आप आगे अगर देखें तो आगे आपका जो एग्जाम्पल है कि हिंदी कौन पढ़ाता है, अगर हिंदी कौन पढ़ाता था हो जाता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, या हिंदी कौन पढ़ाया अंत में आ ए ई भी आ जाता तो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप हेल्पिंग वर्ब उसमें भी हु वाले में नहीं लगाएंगे, तो इसलिए टीच का क्या हो जाता, सेकेंड फॉर्म, यानी TAUGH हो जाता, यानी टॉट हो जाता आपका, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। अब चलिए अगर देखा जाए इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें काम के साथ क्या होगा, गा गी गी लगा रहेगा, खेलेगा, पढ़ेगा, उठेगा, बैठेगा, इस टाइप की बात। तो अफर्मेटिव है तो बस हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगा देना है, विल सेल, और बाकी सब सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में ही होता है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, लेकिन ये अब बाकी जितने टेंस आप पढ़ेंगे सब में सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं आ गया तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। अगर क्या शब्द से शुरू है तो आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब की जगह शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगता है तो विल सेल लग जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर आगे नहीं आया तो नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऐसे आप लिख देंगे। अगर क्या शब्द से शुरू मान लीजिए नहीं है, तो जब नहीं है तो इसका मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड होगा उसे लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए हम फिर आ गए उसी एग्जाम्पल पे आपको के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो अगर लिखता है, लिखता था, ये न रहे, लिखेगा आ जाए, यानी काम के साथ गा गेगी केवल लगा होना चाहिए। अगर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट होने का मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यहीं पे आपका ब्रदर के अनुसार क्या हो जाएगा, ये पूरा सेंटेंस आपका ना यस या यस लगेगा, ना आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, केवल राइट हो जाएगा, यानी आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा माय ब्रदर के अनुसार आप क्या लगा देंगे, विल राइट हो जाएगा आपका, और बाकी माय ब्रदर विल राइट ए लेटर हो जाएगा। अब आगे देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं न हो, न
पढ़ते थे हो, लिखेंगे काम के साथ केवल गागे गी हो, तो इसका मतलब कि आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। माय ब्रदर्स के अनुसार इसमें भी क्या लग जाएगा, विल, और विल के बाद फिर प्ले का आपका यानी जो प्ले आपका है वही रह जाएगा, यानी केवल क्या लग जाएगा यहीं पे विल लग जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगा अफर्मेटिव में ही। अब निगेटिव की अगर बात किया जाए तो उसमें क्या होगा, आएगा अगर हो तो इसमें देखिए आने का काम और केवल गागे गी लगा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब की जगह केवल क्या हो जाएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब की जगह आपका विल या सेल हो जाएगा, तो इसमें फादर के अनुसार क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए इसमें भी कि अगर यहाँ पे जाती है न जाती थी ये ना हो, जाएगी हो जाए, यानी केवल गागेगी काम के साथ अगर लगा हुआ जाने का काम हो रहा है तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब की जगह पे केवल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, सिस्टर के अनुसार विल लग जाएगा, और बाकी सारा चीज़ यस यस वगैरह खत्म हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म खत्म हो जाएगा, केवल आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा। आगे अगर देखा जाए हेल्पिंग वर्ब के बारे में इसमें भी कि बेचेगा अगर हो जाता है बेचेंगे हो जाता, तो इसका मतलब यही हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको वी के अनुसार क्या लग जाता, सेल लग जाता। तो मॉडर्न में हमने बताया कि विल भी आप लगा सकते हैं, विल आपका सही रहेगा। अगर रहते हो न हो या रहते थे न हो, रहोगे अगर हो काम के साथ गागेगी, तो यहीं पे आपका हेल्पिंग वर्ब की जगह केवल विल या सेल लग जाएगा, बाकी सारा चीज़ आपका वही रहेगा। यहाँ भी बात किया जाए अगर यहाँ पे ता था ता आती आते हैं, ता था तिथि ते थे न हो कि पढ़ाएगा, यानी केवल गागेगी अगर काम के साथ लगा हुआ है, तो यहीं पे आपका हेल्पिंग वर्ब की जगह हु के बाद क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा आपका, और हु विल टीच, और यस नहीं रहेगा ना सेकेंड फॉर्म, हु विल टीच हिंदी हो जाएगा। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।